बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कानून नाफिज करने वाले इदारों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और जनवरी 2023 को आपको याद होगा कि पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में एक खुदकश हमला हुआ था जिसमें 101 लोग जो है वो शहीद हो गए थे, जिसमें पुलिस मुलाजिम भी शामिल थे, जो आम शहरी थे वो भी शामिल थे। और इसका जो मास्टर माइंड था वो एक कांस्टेबल निकला। नाज़रीन, मोहम्मद वली इसका नाम है और ये केपी पुलिस का मुलाजम था, एहलकार था, कांस्टेबल था, जिसने ये सारा प्लान किया और ख़ुद ये जो है वो दहशतगर्दों के नेटवर्क का कैसे हिस्सा बना, इसने आज खुल के बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे वो दहशतगर्द फेसबुक पे जो है वो जुनैद नामी शख्स के साथ इसका रब्ता हुआ, फिर जमातुल अहरार का जो है वो कैसे रुकन बना, वहाँ पे अफ़गानिस्तान गया, फिर वहाँ पे उसे जमातुल अहरार ज्वाइन करने के जो है वो 20,000 मिले, उसने खुद बताया। और फिर जब ये एक दहशतगर्द को यहाँ पे लेके आया यहाँ पे पेशावर में और ख़ुद का हमला करने के बाद जब ये हमला कामयाब हुआ तो फिर उसने अपने जो जमातुल अहरार के दहशतगर्द थे उन्हें बताया कि ये हमला कामयाब हो गया है। उसके बाद कहता है कि मुझे उस हमला के 2 लाख रुपए मिले। अब ये सूरत हाल थी नाज़रीन, और ये चैलेंज था कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कि कैसे इस मुल्ज़म को, कैसे इस मरकज़ी किरदार को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन पुलिस ने, इंटेलिजेंस इदारों ने की मुश्तरका कोशिशों से जो है इसे गिरफ़्तार किया गया और इसे आज कौम के सामने पेश भी कर दिया गया, जिसने अपना खुद एतराफ़ किया कि उसने क्या कहानी गढ़ी और कैसे जो है इस नेटवर्क का हिस्सा बना। फिर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के आज अडयाला जेल में एक सूरत हाल पैदा हुई कि तहरीक इंसाफ के लीडरशिप जो है वो मिलने गई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से के साथ अदालती हुक्म के साथ, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उनका ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें वहाँ पे हिरासत में रखा और पुलिस चौकी में बंद किया और फिर बाद में जो है वो कई घंटे के बाद उन्हें ये रिहाई नसीब हुई और फिर वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। मामला क्या था इस पर ये बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के जो आइनी बेंचेस हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और आज बाकायदा एक इजलास हुआ। उस इजलास में कुछ तरजीहात जो है वो तय की गई और इन तरजीहात में जो है ये फ़ैसला किया गया कि 14 नवंबर से ये आइनी बेंचेस जो है अपना काम शुरू करेंगे और आइनी बेंचेस जो है अपना काम शुरू करने के बाद प्रायोरिटी बेसिस पे जो पुराने केसेस हैं वो पहले निपटाए जाएंगे और उसके बाद जो है बाकी केसेस जो है उनकी बारी आएगी। तहरीक इंसाफ की पार्टीज किस तरफ जा रही है? तहरीक इंसाफ की जो एक कॉल थी वो अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ऐलान किया है कि वो खुद कॉल देंगे, कोई उनके बगैर कॉल नहीं दे सकता। आज हमारे साथ मौजूद होंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब, उनसे बात करेंगे। सैर कमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे। मैम शुक्रिया आपका। और मोहम्मद अली सरफराज साहब, उनसे हम बात करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप सबका शुक्रिया। राय साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो बताइएगा कि आज जो पेशावर पुलिस लाइन का मरकज़ी किरदार है वो गिरफ्तार हुआ और वो मरकज़ी किरदार कौन था? एक पुलिस का कांस्टेबल था जिसने सुसाइडर को खुद जो है वो वहाँ पहुँचाया और फिर ये सारा धमाका हुआ। और फिर कितनी बड़ी कामयाबी है सर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और आपके इल्म में है कि केपी में भी दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान भी इसका शिकार है, पूरे मुल्क में जो कराची में वाक़यात हो रहे हैं, तो किस हद तक जो है वो कौम को साथ देना चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर? लेकिन ये बिलाशुबा एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हैं उसमें यह तयन तो हो गया, किसी ने जिम्मेदारी कबूल कर दी, किसी की तरफ कोई बुरा चला गया। लेकिन ये 2 वाक़यात में ये पिछले 2-3 दिनों में पहले जो चीनी बाशिंदों का कराची में एयरपोर्ट से निकलते हुए उसमें भी गिरफ्तारियां, यानी बलात्कारों की और उन लोगों की कि जो उस नेटवर्क का हिस्सा थे उनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर आज इससे एक तो ये हुआ कि वो जो बातें होती थी और जो लोग एक्सोनरेट करते थे, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक से वो अनासर जो आपको ये एक्सोनरेट कर देते थे और कहते थे कि कोई सबूत नहीं है या महज इल्जामात हैं। तो इन 2 वाक़यात ने अब तयन कर दिया कि ये कांस्टेबल का बयान है, इसने तो पूरी कहानी बयान कर दी। कैसे
और कराची के वाकयात में भी एक खातून समेत और वो जो अंदर से एयरपोर्ट से जो सहूलतकार गिरफ्तार इतला की कि वो बाशिंदे जो है अभी बाहर निकले और फिर जिसने बम ब्लास्ट किया। और ये चीजें जो है ये तफ्तीश की हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त है और कानून नाफिज करने वाले इदारे बजा तौर पर इन मुश्किल हालात में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और उम्मीद की जाती है कि ये उनका ज्यादा मुअस्सर अंदाज। ठीक है मोहम्मद अली साहब, आप क्या कहेंगे सर? आपके भी इल्म में है, आपकी हुकूमत है वहाँ पे केपी के अंदर, और केपी पुलिस का भी इसमें बड़ा अहम रोल है कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ और केपी पुलिस का मुलाजिम था वो, तो कितनी बड़ी कामयाबी है सर कानून नाफिज करने वाले इदारों की? जी जावेद साहब, कामयाबी तो बहुत बड़ी है जी। अब हमारा तो केपी के और बलूचिस्तान दो सूबे तो हमारे लगातार दहशतगर्दी की जद में हैं और उसमें हमारे हमसाया ममालिक का हिस्सा भी है। किसी भी चीज को ऑन रिकॉर्ड आ जाना और इंटरनेशनली फिर इन चीजों का प्रेशर डेफिनेटली होता है जब बयान सामने आते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं कि उसके अंदर पता लगे कि फंडिंग बाहर से हो रही थी और डेफिनेटली आपको लीड्स मिलती हैं और आइंदा के लिए भी आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें तो सारी अपनी जगह ठीक है, ये कामयाबी है, सब कुछ है, लेकिन हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमें अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से बचने के लिए अपने इंटरनल इंतजाम को और बेहतर करना पड़ेगा और उसके अंदर हमारे जो इदारे हैं उनको भी जरा फोकस करना पड़ेगा कि इन द फर्स्ट प्लेस इस किस्म के मामलात हो ही ना, और हमें अपना बचाव करने की तरफ भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा बजाय कि हम बाद में चीजों को इन्वेस्टिगेट करें, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हमेशा से होता है। अब हमें पता है कि हमें हमारे बॉर्डर्स पार हमारे हमसाया ममालिक से ये काम होता है, तो हमें अपने बॉर्डरों पर तरह ध्यान थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हमारे इंटरनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है उसको भी चेंज होना अब जरूरी है ताकि हमारा ध्यान जरा बॉर्डर्स की तरफ थोड़ा सा बढ़े और कैसे दहशतगर्द आता है, कैसे दहशतगर्द वापस जाता है, कैसे उसको फंडिंग होती है। अगर हमने इन चीजों की भी अगर हमने कोई सीआईडी भी करनी है तो हमें इन चीजों की सर्वेलेंस ज्यादा करें। अब आज मुझे अफसोस कर, ये तो मामला ठीक है, ये तो कामयाबी है, लेकिन आज मुझे अभी अफसोस हुआ जब हमारी सोशल मीडिया पे खबर चली कि आज जब अडियाला हमारे इलेक्टेड एमएनएज और पार्टी लीडरशिप खान साहब से मिलने की उस पे आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब, उस पे आ रहे हैं। मैं जरा कमेंट ले लूँ मैम सरफराज कमरान साहब से। मैम कितना आप देखें आज पुलिस ने उसे पेश किया कौम के सामने उस दहशतगर्द को, और उसने खुद जो है वो इतराफ़ किया कि वो पूरी कहानी बयान करता है कि किस तरह जो है वो अफगानिस्तान गया छुट्टी लेके, फिर वहाँ पे जमातुल अहरार को ज्वाइन किया, फिर वहाँ से 20,000 रुपये लिए और फिर 2 लाख रुपए लिए। जब ये हमला कामयाब उसने कर लिया, ये सारी कार्रवाई होगी, नमाजी शहीद हो गए और वो पुलिस कांस्टेबल 2 लाख में जो है उसने 101 बंदे जो है वो मार दिए। कितना अफसोसनाक वाक़या ये। मैं समझती हूँ कि इससे पहले कि हम कामयाबी का एतराफ़ करें, मेरे ख्याल में अलार्म बेल्स जो है वो रिंग कर रही हैं जी कि क्या तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखिए एक तरफ उसके मुख्तलिफ अवामिल हमें नज़र आ रहे हैं कि जो फैसिलिटेटर्स हैं या दहशतगर्दी के अमल में जो इस्तेमाल होते हैं, या तो उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है या वो मजहबी तौर पर उनके जज्बात को उभारा जाता है या उनको नफ़रतों और लहदी पसंदी की तरफ जो है ना राग़िब किया जाता है। और आप ही बताएं कि 2 लाख के लिए एक शख्स इतनी कीमती जाने ले नमाजियों के ऊपर हमला कर दे, तो ये तो देखें बहुत सारे अवामिल को देखना पड़ेगा कि क्या इसकी वजह सिर्फ इन्फ्लेशन है, इसकी वजह जो है लालच है, इसकी वजह भूख है, या इसकी वजह जो है कोई और असर रसूख या कोई ब्लैकमेलिंग है। यानी इसकी मैं समझती हूँ कि ये जो एक क्लू है ये एक शख्स नहीं है, इसके साथ रास्ते तलाश करने होंगे, उन तमाम पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना होगा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ सरहद पार से हुई हैं। पाकिस्तान बार बार इस बात पे इसकी शिकायत भी कर रहा है। लेकिन एक बात जिस पे मुझे बहुत तकलीफ़ है कि जब दहशतगर्द गिरफ्तार होते हैं
तो उनको सज़ा नहीं मिलती, वो आज़ाद कैसे होते हैं? हमारी अदलिया से आज़ाद होती हैं, हम उनके, ये एक मेनस है, एक बीमारी है, एक नासूर है, इसका इलाज नहीं होता। और हमारी हुकूमतें जो है वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर लेती हैं, हमारी जो है पॉलिसी मेकर्स अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, हमारे जो है वो, मैं कहूँगी जनरल फैज़ का मुझे वो चाय का कप नहीं भूलता। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप इन लोगों को लाके वापस अपनी सरजमीन पे बसाएं? तो हर ये एक इंट्रोस्पेक्शन है, मैं समझती हूँ। मैं इसलिए कहूँगी कि ये अलार्म बेल्स जो है ना, ये अब रिंग कर रही हैं, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जिसमें आप ये बोलें हमारे जो जिस तरीके से आप ये देखें मिसिंग पर्सनस का मामला है, फिर बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई, हमने देखा कि पढ़े लिखे नौजवान, उनको बरगला के इस्तेमाल किया गया, उनके जज्बात को बाहर के इस्तेमाल किया गया, और ये वो लोग थे जिनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके नफरतें फैलाई गई, और उन्हीं लोगों को आपने इस्तेमाल किया। ये तो मतलब ये जो है ना, एक तो सबसे पहली बात कि आई बिलीव के सिक्योरिटी क्लियरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विजिलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं कहूँगी कि ये इसको हम कामयाबी नहीं, इसको हम आगाज़ समझें, क्योंकि इस आगाज़ से जो है अब वो पूरे नेटवर्क को तलाश करना है। कुलभूषण जाधव को हम भूले नहीं, हमारे सामने तमाम हकाइक हैं। ठीक है सर कमरान, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि सिक्योरिटी क्लियरेंस और विजिलेंस की बड़ी ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात हों ही ना। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के आज जो रहनुमा गिरफ्तार हुए थे उनके साथ क्या मामला पेश आया, क्या वाक़या पेश आया, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और बाकी लोग जो है आज डाला जेल मिलने के लिए गए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, और वहाँ सूरत हाल कुछ ख़राब हुई और इन सब को वहाँ पे ज़ेर हिरासत रखा गया। जो है वो कहते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया, हमारे पास कोर्ट आर्डर थे, लेकिन बड़ा जो है वो एक अजीब सा वाक़या पेश आया है। मतलब सरफराज साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं इस पर कि ये वाक़या क्या पेश आया था और फिर उसके बाद क्या तमाम लोग जो है वो रिहा हुए और यहाँ पहुँच गए इस्लामाबाद? जी रिहा तो हो गए। जावेद साहब, खान साहब से मिलना अब इतना बड़ा गुनाह हो गया कि अपने पार्टी लीडर से मिले, और वहां पे जो उस वक्त आर्ग्यूमेंट दी गई वो था जी कि सेक्शन 144 लागू करके पार्टी के 5 बंदे या 6 बंदे जिनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड थी वो वहां पे अडियाला के बाहर अगर 6 लोगों की मुलाकात है या 5 की है, उन पे 4 या 4 से ज्यादा वाला सेक्शन 144 लगा के उनको अडियाला चौकी में बिठा लिया जाए और सारा टाइम वेस्ट करके इन दी एंड उनको भेज तो दिया गया। बट व्हाट काइंड ऑफ अ नॉनसेंस इज दिस? ये कौन से कानून है और ये कौन से मुल्क की बात है? अभी जो पहले बात हो रही थी पुलिस शहर कामरान साहबा जो है वो गिरफ्तार, पुलिस कह रही थी कि कारकुन जो है वहां पर जमा हो गए थे। नहीं सर, ये तो वैसी इनकी कहानी है ना, जो कारकुन वहां कहां से जमा हो गए थे, और ये तो रोज की कहानी है, आपको भी पता है, आप रोज सुनते हैं ये बातें। ये तो सिर्फ अब क्रश करने की बातें हैं, कभी सेक्शन 144 की बात है, वहां पे क्या 144? खान साहब से मुलाकात के लिए बंदों ने जाना तो बाहर तो इकट्ठे होना ना, वहीं से दरवाजा क्रॉस करना ना। मैं अभी जो पहले बात कर रहा था, अभी शहर कामरान साहब ने बड़ी सही बात की कि हम इसको कामयाबी गिन रहे हैं, ये कामयाबी नहीं है, आगाज है ये जो आज जो पुलिस वाले ने जो बयान दिए। लेकिन अब हमारे पढ़े लिखे यूथ, इनको जो हमारे मुल्क में जो मिसालें कायम की जा रही है ना, मसला सारा यही है कि हमारा फोकस सही चीजों की तरफ नहीं है। हाँ। मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं है, मुल्क के दिफा की तरफ नहीं है। फोकस सेक्शन 144 राउंड द ईयर 365 दिन लगाए रखने पे है। कहीं पीटीआई के 4 बंदे इकट्ठे हो, तुमको पकड़ के अंदर कर दो, 2-3 घंटे बिठा के बेशक छोड़ भी दो। जलील करने के ऊपर सारा फोकस है ऑपोजिशन को। और अगर हम इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे और हम इसको अपनी कामयाबी गिन लेंगे, जी हमने आज 1.5 साल के बाद एक पुलिस वाले का बयान पकड़ लिया, ना इस तरह दहशतगर्दी रुकने लगी है, ना अगर हमने अपने बच्चों की फाइनेंशियल डेप्रिवेशन के बारे में कुछ सोचा, ना उससे दहशतगर्दी रुकने लगी है। आपका अपना एक मुसलमान, आपका अपना पुलिस के महकमे का एक बंदा 1 लाख रुपए पकड़ के 100 बंदा 101 आदमी 100 पे भी डिवाइड कर लेना 1 लाख को, तो 500 रुपया पर पर्सन बनता है। ये इंसान की जान की कीमत है इस मुल्क के अंदर। और ये सिर्फ पैसों पे ही बिका ना, 2 लाख रुपया बाद में मिला, 50,000 रुपया पहले मिले। हम इन चीजों के ऊपर फोकस करने के बजाय अगर पीटीआई को क्रश करने पे लगे रहेंगे तो ये वाकयात होते रहेंगे। हमारा बलूचिस्तान पे कोई फोकस नहीं है, हमारा केपीके पे कोई फोकस नहीं है, अपनी यूथ की अपलिफ्टिंग पे कोई फोकस नहीं है।
अपने बच्चों की पढ़ाई कराने पे हमारा कोई फोकस नहीं है, उनको रोजगार मुहैया करने में कोई फोकस नहीं। चले मोहम्मद अली साहब, हमें ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब ने, मरकजी तर्जमान है JUIFA के। गौरी साहब बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। एक तो बताइएगा कि आपके राब्ते हैं तहरीक इंसाफ के साथ और ये कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और मौलाना साहब जो है उसका हिस्सा होंगे हुकूमत के खिलाफ। क्या खबरें हैं, किस हद तक जो है वो राब्ते हैं आपके? और पहले मौलाना पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बात यह है कि हमने हमारे और PTI के दरमियान में जो मुज़ाकरात के बाद एक चीज़ तय हुई है वो ये है कि हम पार्लियामेंट के अंदर डे टू डे जो मैटर होंगे उन मैटर्स पे हम लोग मुशावरत करेंगे, जिसके लिए हमने कौमी असम्बली और सेनेट में 2 कमेटियां भी बना दी। मज़ीद मामलात के लिए हमने कमेटी जो है हमारी पहले से मौजूद है, जो 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफियात की वजह से उसको हम आगे इजलासात नहीं चला सके। तो बात यह है कि हम उस हद तक तो जो हमारे इनके साथ मामला तय हैं हम हाजिर हैं, इंशाल्लाह उस तक मुकम्मल टाइम से मुशावरत भी कर रहे हैं और इनके साथ हर तरह के रास्ते में भी हैं। ठीक है, बाकी रह गया किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनना, किसी तहरीक का हिस्सा बनना, तो ये सारी कबल अज़ वक्त बातें हैं और ये हुक्मरानों की मेहरबानी है। हो सकता है वो ऐसे हालात पैदा कर दें कि हम जल्दी इकट्ठे हो जाए और तहरीक का हिस्सा बन जाएं। अच्छा। क्योंकि हुकूमतें अपोजिशन को इकट्ठा करती हैं। अब आपने देखा होगा, मैं एक मिसाल दूंगा कि 26वीं आईनी तरमीम के दरमियान में जब हुकूमत हमारे साथ कोऑपरेट कर रही थी और हम उस कोऑपरेशन को लेके हमने PTI को भी एतमाद में लिया और जिस वक्त हुकूमत और हमारे और PTI के दरमियान में तकरीबन मामला तय थे, लेकिन आखिर में जाके ये हुआ कि जब वोट का टाइम आया तो PTI ने वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया। तो मकसद ये है कि अपोजिशन यहाँ तफरीक हो गई। लेकिन उससे नेक्स्ट डे हुकूमत ने हमें सबको एतमाद में लिए बगैर जो आर्मी एक्ट में तरामीम की, जो चीजें की, तो फिर हम अगले दिन इकट्ठे बैठे हुए थे। तो हुकूमत की ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जो अपोजिशन को इकट्ठा भी करती हैं, जो अपोजिशन को मौके भी मुहैया करती हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक भी चलाए और हुकूमत को टफ टाइम भी दे। तो ये हुकूमत हमें जितनी जल्दी कब तक इकट्ठा करना चाह रही है, तो मेरा ख्याल कोई हुकूमती नुमाइंदा है तो जरा उनसे जरा सवाल कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलें राय साहब, आप सर बताइएगा। राजा कमरुल इस्लाम साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। अभी गौरी साहब ने कहा कि गलतियाँ हुकूमत की होती हैं, सैर कमरान में बैठी हैं, आपके इत्तेहादी हैं और गलतियाँ करते हैं फिर उसके ताकि वो अपोजिशन जो है इकट्ठी हो। तो क्या गलतियाँ जो है वो चलती रहेंगी ऐसे कि अपोजिशन को जो है मौका मिलेगा बार बार वो इकट्ठे बैठे हैं और फिर कोई ना कोई तहरीक का जो हिस्सा बने? फिर लेकिन कुछ तो वाकई ये हकीकत अक्सर हुकूमतों के खिलाफ जब हाथ बनते हैं तो वो हुकूमत की गलतियां कह लें या हुकूमत की कोई ऐसी कमजोरियां जिसके बिना बनते हैं। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल PDM थी। PDM जब बनी तो उसका जो इब्तदा थी वो JUI उसमें बड़ा कलीदी किरदार था जी। और बल्कि सब मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, तो उसके पीछे भी वही पर वो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर इस बात की बिल्कुल कोई नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें इस वक्त तमाम अपोजिशन नहीं, ये हुकूमत की अगर गलती भी है तो वो गलती इतनी संगीन नहीं है कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाए फांसी के बरक, जिस तरह PTI के दौर में हुआ था कि तमाम अपोजिशन तकरीबन तमाम इकट्ठी थी सिवाय बाप पार्टियों के। तो अब इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पार्लियामान में बड़ी जमात है और इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बहुत सी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा है और इससे जाहिर हुआ कि इतनी बड़ी गलतियां भी नहीं हुई कि जिससे अपोजिशन को ग्रैंड अलायंस बनाने का मौका जाए। और उसकी बुनियादी अगर गलती हुई भी थी बकौल गौरी साहब के, तो उसकी तलाक 26वीं आईनी तरमीम में ने की और उसमें एक बात ने तो चले वो नहीं है बावजूद इत्तेफाक करने के असूली तौर पर मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के लोग खड़े होके मौलाना साहब ने फरमाया और इसमें मौलाना फजलुर साहब का बड़ा कलीदी किरदार था। उन्होंने उसको 20वीं आईनी तरमीम के और बिलावल भुट्टो साहब का भी ऑब्वियसली
तो ये इसका मतलब इतनी संगीन अभी बात नहीं है, और जब कोई ऐसा मौका आएगा तो हुकूमत की गलतियों की चलें मैं आगे सर कमाल साहब आप बताएं कोई गलतियां, जैसे गौरी साहब ने कहा और अब राय साहब कह रहे हैं गलतियां वाकई होती हैं कि जो हुकूमत जो है उस पर सारी बोझ जाता है। तो अब तो हालात ऐसे नहीं है कि जैसे पीडीएम उन्होंने कहा कि पीडीएम में सारी अपोजिशन बातें इकट्ठी हो गई थी, तो अब तो नहीं हो सकती। देखिए बात यह है कि सब कुछ हो सकता है। मैं तो पहली बात है इस बात को अप्रिशिएट नहीं करूंगी ये आज जिस किस्म की गिरफ्तारियां हुई, ये बात सही है कि सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूर हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है बेहतर तरीके से हो सकती हैं। मेरे ख्याल में सीनियर पार्लियामेंटेरियंस थे, उनसे बैठ के भी बात हो सकती थी और कोई बेहतर तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता था। खुद हुकूमत जो है ना एडवर्टाइजमेंट कर रही है, खुद प्रोवाइड कर रही है, उनको मीडिया टाइम, उनको ऑन एयर टाइम प्रोवाइड कर रही है। तो मेरे ख्याल में जो है ना इसको देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो PMLN का वतीरा है ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, आई थिंक इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि देखिए अभी जो बात कर रहे थे सरफराज साहब, देखिए हम जब तनकीद करते हैं ना तो हमें अपने गिरेबान में भी ज़रूर जागना चाहिए कि पोलराइजेशन माशरे में बढ़ी कैसे, नफरतें बढ़ी कैसे, हमने नौजवानों को किस चीज पे लगा दिया, वो फेसबुक से जो है उसका रब्ता हुआ अफगानिस्तान जी। तो ये देखें ना कि किस तरीके से, तो क्या हम अपनी गलतियों और कोताहियों को जो है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। हाँ। और ये भी देखेंगे कि ना एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ हमने कितनी मुश्किल जंग थी ज़रबे अज़्ब, ठीक है, जिस पे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अवाम ने मिलके कंसेंसस के ज़रिए, नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए जो है पाकिस्तान की सरजमीन को पाक किया था दहशतगर्दों से। फिर दहशतगर्द वापस आए कैसे, उन्हें बसाया कैसे। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ भी मैं कहूँगी कि पॉलिटिकल स्पेस गेन करने के अंदर भी बड़ी जिद्दोजहद थी जमहूरियत का इस्तेकाम के अंदर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामान को दिए, हमने पार्लियामान को मजबूत किया, लेकिन पार्लियामान को कमज़ोर करना और जो स्पेस गेन कर ली थी उसको श्रिंक करना, ये भी देखे ना, अपनी गलतियां सब उसका जायजा ले कि वो उसका आगाज कहाँ से हुआ, हमने कहाँ पे वो स्पेस खो दी। और अब दोबारा जो बात अभी की है JUI से गौरी साहब ने, मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्लियामेंट की सतह पे तो आप मशावरत करें, सब मशावरत करते हैं, सबकी गुफ्तगू होती है, हर चीज़ के अंदर एक आपकी का शेयर है, चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स हैं, आप मौजूद होते हैं, आपकी जो है आपके पास चेयर्स हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ की, फ्रेंडशिप ग्रुप्स में आप लोग हैं। तो जब सब मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो इसको एक पॉजिटिविटी के साथ आगे ले जाए ना। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हिजान अंगेजी, हर वक्त इंतशार हो। और मैं समझती हूँ सबको अपने रवैये थोड़े दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है मैम, मुझे यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के मुतालिक क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि नवंबर बड़ा अहम है, क्या होने वाला नवंबर में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के मुतालिक कहा जा रहा है कि नवंबर बड़ा अहम है। गौरी साहब आपको बताइए, सर आपसे तो रब्ते में है तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के पैगाम भी आप तक पहुँचते रहते हैं, तो नवंबर क्यों इतना अहम करार दिया जा रहा है? जैसे 25 अक्टूबर भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा था, तो इज इट पॉसिबल कि नवंबर में कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बाहर आ जाएंगे? देखिए ये PTI के दोस्त ही बता सकेंगे कि नवंबर क्यों, क्या इसको किसी नजूमी ने बताया है या क्या हुआ कि नवंबर लाजमी है। हाँ। मैं समझता हूँ उनके मुकदमात जो हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं और वो किसी न किसी तरफ आकर डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत से मुकदमात में बेल भी हो रही है उनकी, इनके जनाब अलीमा खान साहबा और दूसरी उनकी हमशीरा की बेल हो गई है, खुद बुशरा बीबी की बेल हो गई है। तो शायद इस तरह कि अगर अदालतें उन्हें, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि अदालतें जो हैं बिल्कुल साफ और शफाफ उनका ट्रायल करें, और नजर आना चाहिए कौम को साफ और शफाफ ट्रायल ऐसा में नजर आना चाहिए जैसे कि होता रहा है कि जब हुकूमत में होते हैं तो हम दूसरे मुखालिफ का ट्रायल करते हैं, और फिर जब उनका कहीं और मामला तय हो जाते हैं तो फिर यकमुश्त उनके सब मुकदमे वापस हो जाते हैं, उनको राय मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ मैं अपने अदालतों पे एतमाद करना चाहिए, और इस तरह की सोच भी कि कोई बाहर से आएगा हमें छुड़ाएगा, और ये मेरा ख्याल इसमें पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत वाली बात है, ये भी नहीं होनी चाहिए।
हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम अदालतों को साफ और सुथरा काम करने दें, उनको मुतराज़े ना बनाएं। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट को मुतराज़े बनाया, उनके एक जज ऐसे थे कि ऐसा लगता था कि वो चले गए तो हुकूमत गिर जाएगी, और एक जज ऐसे थे कि जिससे हमारी एक पार्टी समझती थी कि हमारा निजात करता है जी। तो हम अदालतों को जो है मुतराज़ा ना बनाएं और उनके फैसलों पे यकीन करें। मैं समझता हूँ मामला ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है मोहम्मद अली साहब, आप कुछ बताएं सर कि क्या मामला चल रहे हैं? कोई बातचीत चल रही है कि नवंबर की बड़ी सोशल मीडिया पे भी बड़ी गूंज है, पार्लियामेंट हाउस में जाएं तो वहां भी बड़ी गूंज है कि नवंबर बड़ा अहम है? देखिए जी, गौरी साहब ने जो भी बात की ना, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हुकूमतें ऑपोजिशन को अपने खिलाफ खुद इकट्ठा करती हैं और इस पे राजा कमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि अभी इतने को ग्रेव हालात नहीं है कि ऑपोजिशनें इकट्ठी हों। मौलाना फजलुर रहमान का जो रोल था ना 26वीं अमेंडमेंट में, उसके बाद जिस तरह बगैर बताए फर्दर आगे आर्मी एक्ट में तब्दीलियां की गई और जिस तरह उनको डिच किया गया, बिल्कुल उनको कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये बड़े ग्रेव इश्यूज बन जाते होते हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है, नवंबर की उस पे भी गौरी साहब ने बात बड़ी ठीक की। देखिए, आखिरकार केसों ने कहीं ना कहीं कंक्लूड तो होना है। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप अल कादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड का नाम दे दें सिर्फ इसलिए कि अगर आप अल कादिर ट्रस्ट कहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड कहेंगे तो गुनाह वो लगेगा जैसे किसी गुनाह की बात हो रही है, हालांकि वो पैसे भी सुप्रीम कोर्ट के पास जमा हो। लेकिन आप लटकाते रहे, लॉजिकली एक हद से ज्यादा केसेस नहीं लटक सकते। और अब नेचुरल कंक्लूजन की तरफ चीजें जा रही हैं और पार्टी ऑपोजिशन को भी पुश किया जा रहा है कि वो एहतजाजी सियासत करे और एहतजाजी सियासत होगी भी आगे। अब वी आर बीइंग पुश टू द वॉल। और जजों की जो आपने बात की, जजों को मुतनाज़ा किया है 26वीं अमेंडमेंट ने। अगर 25 अक्टूबर को कट ऑफ डेट समझ के इतनी उजलत में अमेंडमेंट्स ना की जाती और पूरा आईनी निजाम को तबाह ना किया जाता तो हमारे अदालती निजाम के मुतालिक भी इस तरह की गुफ्तगू शायद ना होती जो आज सुनने को मिलती है। हाँ। तो मेरी आपसे गुजारिश, तो नवंबर, मैं डेफिनेटली समझता नवंबर भी, दिसंबर भी, अब आने वाले महीने इस गवर्नमेंट को बने हुए साल हो गए, इनकी अनपॉपुलैरिटी अपनी इंतहा पे है, रोजगार लोगों के खत्म हो चुके हैं, महंगाई उरूज पे है, केसेस को अनड्यू और लटकाया जा नहीं सकता, चीजों ने कंक्लूड होना है। हाँ। जो कुछ करना था कर लिया। और अब तो ये और ऑपोजिशन के और जो हुकूमती कुछ एलाइज भी थे वो भी अब हुकूमत के रवैये से नाराज होते आ रहे हैं और अल्टीमेटली ये काम जाएगा सड़कों पे और आप देखेंगे ये अनकरीब जाने वाला है। तो फिर फाइनल कॉल क्यों नहीं आ रही सर? फाइनल कॉल का कहा जा रहा है कि फाइनल कॉल आ रही है, लग रहा है आप ज्यादा फाइनल शहर कामरान साहबा कुछ कह रही है जी। मैं कह रही थी लग रहा है आप ज्यादा इंतजार कर रहे हैं फाइनल कॉल का। लोग मिलेंगे तो कॉल जैसे कहा, मैं तो जैसे कहा जाएगा वैसे ही, क्योंकि उन्होंने कहा कफन बांध के वापस नहीं जाएंगे। जावेद बलोच साहब, आपका दिल नहीं करता हुकूमत एक दिन भी और निकाले? मुझे लगता है आपको भी महंगाई बहुत बुरे तरीके से पिंच कर रही है। फिक्र ना करें, जल्दी फाइनल कॉल आ जाएगी। राजा साहब आप बताइएगा सर कि एक तो बात हुई जजों की कि जजेस जो है वो मुतनाज़ा हुए और सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो अदलिया है उसे मुतनाज़ा किया गया। मोहम्मद अली साहब फरमा रहे हैं कि जी ये खुद हुकूमत ने हालात पैदा किए कि नवंबर बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले 25 अक्टूबर बड़ा अहम करार दिया जा रहा था। जी, आपने फाइनल कॉल की बात कि फाइनल कॉल आ रही है, तो ये जब 1971 में ढाका फॉल होने वाला था उधर एक अफवाह फैल गई थी कि अमेरिका का 7वां बहरी बेटा आ रहा है जी, और वो बड़ी यहाँ पर खबर थी और कि 7वां रवाना हो गया और वो जाके तो बंगाल को बचा लेगा इंडियन इन्वेजन से बांग्लादेश। तो इसी तरह आखिरी कॉल आ रही है। अब ये कब है कि रवाना हुई है या नहीं हुई, या अभी रवाना होने का कसद भी नहीं किया, क्या वो तो अभी आनी है। तो ये हमारी पाकिस्तान की सियासत है ना, ये हमेशा उम्मीदों पे चलती रही है। इससे पहले भी, पहले शेख रशीद साहब होते थे, फिर वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे जो ख्वाब देख के तो पेशत गोई किया करते थे। अभी भी हैं वसान साहब माशाल्लाह, वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से। तो अभी ये तरीका जो है कि 25 को ये हो रहा है, मार्च अक्सर होता था जी, मार्च अहम है, फिर बजट के बाद यूं होगा, अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारे उसी रवायती जो पाकिस्तान ट्रेडिशन है, ठीक है, उसी का हिस्सा है। लेकिन राजा साहब अभी जो बात हो रही थी ना कि आपने 26वीं के बाद जो है वो फिर दोबारा कानून साजी की, उससे कुछ जो है वो इख्तिलाफात पैदा हुए और अब 27वीं आईनी तरमीम का भी जो है वो कहा जा रहा था कि वो भी आ रही है, तो क्या वो फैसला है कि आने का वो आएगी जिस तरह ये कॉल आ रही है, या कुछ मामला ठीक हो गए? वो भी कॉल की तरह ही है, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, वो किसी टाइम भी अनडू भी हो सकता है अगर कोई बाद में कोई ऐसी हुकूमत आए जो कहे कि जी नहीं हमें ये नहीं कबूल, हमें ड्यूरेशन 6 साल होनी चाहिए या 4 साल होनी चाहिए। तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था, इंपॉर्टेंट चीज तरमीम थी आइन की, और हमें खुशी है कि इस तरीके किसी को इतराज। ठीक है, ठीक है। तो सर कमांडर साहब आप बड़ा हंस रही हैं आज। मैंने कहा आखिर में काल पे भी जो है आपने देखिए खबरों में रहना है, आपको इंतजार नहीं है काल का? खबरों में रहना है तो कॉल रोज आती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। अगर ये खबरें भी ना हो, ये शायद सुर्खियां भी ना लगे, तो फिर आवाम को कैसे बोलेंगे कि हम सब उम्मीद से हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा चलो थोड़ी सी खरी खरी बातें करते हैं। 26वीं अमेंडमेंट, ठीक है, अगर आप थोड़े से देखें बयाना सलमान राजा के, बाकी देखें, ये कहते थे कि जी आईनी अदालत ना बने, आईनी बेंच बन गए, तो इनकी मशावरत से बने ना, आईनी बेंच बने, ये इनकी मशावरत शामिल थी। इनको काजी ईसा फाइज नहीं चाहिए थे, काजी ईसा फाइज रिटायर होके चले गए, तो इनकी मशावरत थी ना, जो कुछ हुआ इनकी मर्जी से था। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा वो काजी फाइज साहब है, ईसा फाइज नहीं। हाँ काजी हाँ, तो वो जो है मतलब ये कि जो मौलाना साहब ने भी कहा कि जी इनका भी इत्तेफाक था, इनकी मर्जी का ड्राफ्ट था, तो भाई एतराफ़ कर लेना कि हमारी मर्जी से। अब ये कहना कि जी आपने अलामती एहतजाज किया और अगले दिन आपके सारे जल्दी जल्दी इलेक्शंस हो गए, आपकी स्टैंडिंग कमेटीज की चेयर मिल गई, बोल देना हमारा इत्तेफाक था, हम तय करके आए थे, ऐसे ही होना है। तो बात ये कि आवाम से थोड़ा सा सच बोलने की जरूरत है, खरा सच, खरी खरी बातें जरूरी है। खरा सच जो है वो बोलना चाहिए और आवाम को बताना चाहिए कि किस तरफ जा रही है पॉलिटिक्स और मामला किस तरफ जा रहे हैं। ये था आज के प्रोग्राम। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।